सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा में हम जो जारी रखेंगे, जो कृषि विज्ञान की शाखा सस्य विज्ञान है, उसके जो हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग या अन्य जो संस्थाएं हैं परीक्षा कराती हैं, उनमें जो कृषि विभाग से संबंधित जो परीक्षाएँ होती है उसके क्वेश्चन या अन्य जो परीक्षाएँ होती हैं सामान्य ज्ञान की, उसमें जो कृषि की परीक्षा में कृषि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो आपको अब धीरे धीरे ये लग रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। आपको अब पढ़ने में भी आसानी हो रही होगी कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और हमारी तैयारी जो है कौन सी दिशा में चल रही है, सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सब आपको पता चल रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक, ठीक है। मक्का की कौन सी प्राइमेट माने आजकल से, मतलब पुराने समय से जो है कौन सी प्राइमेट प्रजाति कम महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से, ठीक है। कह रहा है कि मक्का की कौन सी प्राइमेट प्रजाति जो है कम महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से। तो ऑप्शन ए हिंदी में लिख दे रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्न। बी कह रहा है पॉड कॉर्न, जी सॉफ्ट कॉर्न, पॉड कॉर्न। सी कह रहा है फ्लिंट कॉर्न, और डी कह रहा है जो है मैक्सी कॉर्न। मक्का की कौन सी प्राइमेट प्रजाति जो है आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, तो वो जो है पॉड कॉर्न, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, धान के चावल में सुगंध, कह रहा है धान के चावल में सुगंध किसके कारण होता है। कह रहा धान में चावल जो होता धान के चावल में सुगंध किसके कारण होता है। ऑप्शन ए थाईएस्टर के कारण कह रहा है। दूसरा कह रहा है यूरिक एसिड, क्या कह रहा है, यूरिक एसिड। सी कह रहा है 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन, क्या कह रहा है 1 पायरोलिन। डी कह रहा है लाइनोलिक एसिड,
ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धान के चावल में सुगंध किसके कारण होता है? तो वो होता है 2 एसिटाइल 1 पाइरोलिन के कारण। आपका ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है सेमी, सेमी माने अर्धबाउंडी, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, सेमी डॉट ना लिख कर अर्ध, अर्धबाउनी, अर्धबाउनी अर्धबाउनी धान की प्रजाति IAR8 जो है वो DO जेन मतलब जीन का किससे क्रॉस किससे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किससे क्रॉस करके विकसित हुई है। ठीक है, तो कह रहा अर्धबाउनी धान की प्रजाति IAR8 का DO जीन का किससे क्रॉस करके विकसित हुई है या विकसित की गई है? ऑप्शन ए जया, ठीक है, ऑप्शन बी TN1, ठीक है, ऑप्शन सी जो है पेटा, ऑप्शन सी जो है पेटा, ऑप्शन डी जो है सरजू 52। ठीक है, तो ये IAR8 जो है, IAR8 जिसको कहेंगे हम, DO जीन का जो है पेटा से जब क्रॉस किया गया इसको जो है DO जीन को जो है पेटा से क्रॉस किया गया तो IAR8 डेवलप हुई। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जंगली धान के जो इंडोस्पर्म, जंगली धान के इंडोस्पर्म का रंग कैसा होता है? कह रहा है जंगली धान के इंडोस्पर्म का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी लाल, क्या कह रहा है? ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, कैसा कह रहा है? पीला, और ऑप्शन डी
हरा। तो जंगली धान के जो है एंडोस्पर्म का जो कलर होता है वो जो है लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जंगली धान के एंडोस्पर्म का रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं लिखाऊंगा नहीं, बहुत बार पूछा गया, बहुत इजी भी आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक संकर या हाइब्रिड धान के उत्पादन या क्षेत्रफल किस देश में है? तो वो सबसे ज़्यादा चाइना में है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको लिखने के साथ साथ ये भी कि हाइब्रिड धान के उत्पादन में और क्षेत्रफल में चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, धान के बीज के अंकुरण के लिए कार्डिनल तापमान होता है। कह रहा धान के बीज के अंकुरण के लिए जो है कार्डिनल तापमान होता है। ऑप्शन ए 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर कह रहा है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। फिर सी कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस। और डी कह रहा है 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो धान के बीज के अंकुरण के लिए जो ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर होता है वो होता है कितना? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। कितना? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन सुमेलित है? ठीक है, फसल का नाम। ठीक है, फिर वानस्पतिक नाम। ठीक, कह रहा वानस्पतिक नाम। ठीक है, कोदो मिलेट, 2 कोदो मिलेट, फिर फिंगर मिलेट। क्या कह रहा है? फिर फिंगर मिलेट। फिर 3 कह रहा है प्रोसो मिलेट। 4 कह रहा है इटालियन फॉक्स मिलेट। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है,
सिटेरिया इटालिका। क्या है? सिटेरिया इटालिका। सिटेरिया इटालिका। बी कह रहा है पिनिया मिलिया। पिनिया मिलिया मिलिया लियम। क्या कह रहा है? पिनिया मिलिया लियम। ये माँ है। पिनिया मिलिया लियम। पिनिया मिलिया लियम। फिर सी कह रहा है इलिया इल्यूसिन। इल्यूसिन कोरा साना। क्या कह रहा है? इल्यूसिन कोरा साना। ठीक है, इल्यूसिन कोरा साना। इल्यूसिन कोरा साना। इल्यूसिन कोरा साना। फिर कह रहा है पासपालम। पासपालम। स्क्रोबाइकुलेटम। क्या कह रहा है? स्क्रोबाइकुलेटम। पासपालम स्क्रोबाइकुलेटम। फिर कोदो मिलेट का होगा ये आपका जो है डी। ठीक है, आपका डी हो जाएगा। फिर फिंगर मिलेट का जो होगा वो सी हो जाएगा। फिर जो है इसका ये होगा और सी का जो होगा वो बी होगा। तो आप इसको मिला लीजिए, लिखिए, क्योंकि श्री अन्न पे सरकार बहुत जोर दे रही है। इसको श्री अन्न कहा जाता है, पर मिनट को श्री अन्न, इस पे सरकार बहुत जोर दे रही है। तो इसको जो है आप कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसआरआई जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का विकसित कहाँ किया गया था? और मेडागास्कर में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं लिखा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एमएस जो है स्रोत का, एमएस स्रोत का टिफ्ट 23 है। क्या है? एमएस स्रोत का टिफ्ट 23A है। ठीक है, ऑप्शन ए।
रागी, ऑप्शन बी पर्ल मिलेट, ऑप्शन सी सोरघम, ऑप्शन डी जो है कह रहा है मक्का। तो यम या स्रोत का टिप 23 ये है जो है पर्ल मिलेट, यानी बाजरा भी लिखा रहेगा तो उसको पर्ल मिलेट, बाजरा भी आप कर सकते हैं। पर्ल मिलेट हो गया। आठ, यही क्वेश्चन जो ऐसे लिखा मैं वैसे साफ एकदम लिख रहा हूं। मिथ्या, मिथ्या अनाज का उदाहरण है, मिथ्या अनाज का उदाहरण है। फॉक्सटेल मिलेट, कौन सा? ऑप्शन ए फॉक्सटेल मिलेट। बी कह रहा है बक गेहूं। बी क्या कह रहा है? बक गेहूं। सी ओट। डी कह रहा है ए तथा बी। क्या कह रहा है? ये तथा बी। तो आपका उदाहरण सही होगा डी, ए तथा बी जो है मिथ्या अनाज का उदाहरण, झूठे अनाज का उदाहरण क्या है? फॉक्सटेल मिलेट और बक गेहूं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा डेपोंग विधि की नर्सरी, जो धान की नर्सरी डेपोंग विधि के जो है विकसित कहाँ की गई? तो आप जानते हैं कहाँ की गई है, फिलीपींस में की गई है। आप इसको नोट कर लीजिए, डेपोंग विधि धान की जो है कहाँ की गई? जो है फिलीपींस में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, माधुरी, मक्का की प्रजाति है। ऐसे माधुरी साफ शब्द से ही मीठापन लग रहा है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। बेबी कॉर्न, ठीक, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, सी कह रहा है क्वालिटी प्रोटीन कॉर्न। ठीक है, और डी कह रहा है स्वीट कॉर्न। क्या कह रहा है? स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न। तो माधुरी जो मक्का की प्रजाति है वो स्वीट कॉर्न की है। किसकी है? स्वीट कॉर्न की। आप इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनाज वाली फसल, क्या कह रहा है? अनाज वाली फसल में निम्नलिखित में
किसमें सबसे अधिक बसा, किसमें सबसे अधिक बसा पाया जाता है। ठीक है, कह रहा कि अनाज वाली फसल में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक बसा पाया जाता है। ऑप्शन ए जौ, बी बाजरा, सी ज्वार, डी मक्का। तो सबसे अधिक जो बसा पाया जाता है वो जो है बाजरा की फसल में पाया जाता है, बाजरा के अनाज में पाया जाता है। लगभग 4 से 5% जो है, 4 से 5% बाजरा में जो है बसा पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ठीक, बारह विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस अनाज की खेती होती है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी ज्वार। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस अनाज की खेती होती है, तो ऑप्शन आपका सही होगा डी, बी क्या, गेहूं। विश्व में गेहूं और भारत में चावल। ठीक है, विश्व में गेहूं की सबसे क्षेत्रफल पर खेती होती है और भारत में चावल पे होती है। भारत का मुख्य अनाज की फसल जो क्या है वो चावल है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम बता दे रहे हैं, पूछ रहा है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। पूछ रहा है गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम स्टिबम। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहा हूँ, सॉल्व नहीं करा रहा हूँ आपको, आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, अभी मैंने पहले क्या बताया था कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। इसको लिखा दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, बी कह रहा है चावल, सी मक्का, डी ज्वार। तो कह रहा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है तो वो है चावल, दलहन में गेहूं, चना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर
13 कह रहा है जो है ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। कह रहा है ग्रीन ग्राम मतलब मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन ए बिगना, मूंगो। बी कह रहा है बिगना रेडिएटा, बिगना मूंगो, बिगना रेडिएटा। सी कह रहा है बिगना साइनेंसिस। क्या कह रहा है, बिगना साइनेंसिस। डी कह रहा है ग्लाइसिन मैक्स। तो ग्रीन ग्राम अर्थात मूंग का जो साइंटिफिक नेम है वो बिगना रेडिएटा है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा बी, बिगना मूंगो उर्द का, ये जो है सोयाबीन का, और बिगना साइनेंसिस जो है ये लोबिया का है। किसका है, लोबिया का। आप इसको नोट कर लीजिए, हम लिखा दे रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ नहीं लिखाएंगे। ये उर्द हो गया, ये क्या है, लोबिया, ये सोयाबीन। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनका साइंटिफिक नेम, तो मैं नहीं लिखाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा बिगना रेडिएटा, यानी मूंग, ये जो है मूंग का है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। माइक्रो स्पर्मा और माइक्रोस्पर्मा और माइक्रोस्पर्मा, क्या है, माइक्रोस्पर्मा और माइक्रोस्पर्मा किस फसल में, किस फसल में महत्वपूर्ण ग्रुप या इसको कह लीजिए समूह पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है माइक्रोस्पर्मा और माइक्रोस्पर्मा जो है किस फसल में महत्वपूर्ण ग्रुप पाया जाता है। तो कह रहा है ऑप्शन ए चना, बी कह रहा है मूंग, सी कह रहा है जो है मसूर, और डी कह रहा है गेहूं। तो माइक्रोस्पर्मा और माइक्रोस्पर्मा जो है मसूर की फसल में पाया जाता है, एक मेजर ग्रुप होता है, तो जो कि मसूर की फसल में पाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15। अरहर की कौन सी प्रजाति शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है। कह रहा है अरहर की कौन सी प्रजाति शुष्क क्षेत्र की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए पूसा अगेती और T23। T27 और अरुणा। क्या कह रहा है? T27 और अरुणा। सी कह रहा है T9 और T23। डी कह रहा है S8। इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं S8 और पूसा जो है बरसाती। कौन सी? पूसा बरसाती। अरहर की कौन सी प्रजाति जो है शुष्क क्षेत्र के लिए मतलब शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है, तो वो होगा पूसा अगेती T23। आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। मूंग की कौन सी प्रजाति खरीफ तथा जायद दोनों फसल की बुआई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कह रहा है कौन सी मूंग की कौन सी प्रजाति जो है जायद तथा खरीफ दोनों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए टाइप 1। ऑप्शन बी पूसा बैसाखी। ऑप्शन सी जो है के 851। ऑप्शन डी वर्षा। तो मूंग की कौन सी प्रजाति है खरीफ तथा जायद दोनों फसल की बुआई के लिए उपयुक्त है, तो वो है के 851 जो ऐसी है कि खरीफ तथा जायद दोनों फसलों में उगाई जाती है। ठीक है, इसको मूंग को कैच क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, और लोबिया को कवर क्रॉप। मूंग को कैच क्रॉप, लोबिया को कवर क्रॉप। आप दोनों में अंतर जान लीजिएगा। ठीक है,
कौन सी ऐसी फसल है जिसके पर नहीं होगा, जिसके तना तथा जड़ दोनों पर नोडुल्स या गांठ पाया जाता है। ठीक है, कौन सी ऐसी फसल है जिसके तना तथा जड़ दोनों पर गांठ पाया जाता है? ऑप्शन ए, ये साइंटिफिक नेम लिखा है, मैं साइंटिफिक नेम लिख दे रहा हूं, आप उसको सिस्बानिया रोस्ट्रेटा बी कह रहा है केजनस केजान, बी कह रहा है केजनस केजान, सी कह रहा है बिगना मूंगो, डी कह रहा है ग्लाइसिन मैक्स। तो कौन सी ऐसी फसल है जिसके तना तथा जड़ दोनों पर गांठ पाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। सिस्बानिया रोस्ट्रेटा पर जो है जड़ तथा तने दोनों पे गांठ पाया जाता है और बाकी फसलों में जो है केवल जड़ में गांठें पाई जाती हैं। राजमा एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम जो बोलते जा रहे हैं उसको करते जाइए, आप लिखते जाइए भैया। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि चना के उत्पादन में कौन सा प्रदेश सबसे पहले है, तो मध्य प्रदेश है। इसको लिखाऊंगा नहीं, ये पूछा तो गया है, अगला क्वेश्चन है, लेकिन मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चना की कौन सी प्रजाति बिल्ट, जिसको हिंदी में उकठा कहते हैं, चना की कौन सी प्रजाति बिल्ट उकठा अवरोधी है? चना की कौन सी प्रजाति बिल्ट अथवा उकठा अवरोधी है? तो आप इसको लिखिए, ऑप्शन ए के 850, बी कह रहा है पूसा 375, सी कह रहा है पूसा 362 और डी कह रहा है पंत 114। तो जो वैरायटी है बिल्ट उकठा अवरोधी वो है 362। आप इसको नोट कर लीजिए। चना की जो है बिल्ट अवरोधी प्रजाति जो है पूसा 362 है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, केवल बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पूसा 209, पूसा 209 किसकी प्रजात है? तो वो चना की प्रजात है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मूंग में पुंकेसरों की संख्या पाई जाती है। कह रहा मूंग में पुंकेसरों की संख्या पाई जाती है। ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 10 और डी 12। तो मूंग में पुंकेसरों की संख्या कितनी पाई जाती है? 10। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अरहर को आमतौर पर कहा जाता है। अरहर को आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन ए बंगाल ग्राम, ऑप्शन बी रेड ग्राम, ऑप्शन सी ब्लैक ग्राम, ऑप्शन डी हार्स ग्राम। ठीक है, तो अरहर को आमतौर पर कहा जाता, क्या कहा जाता है? रेड ग्राम। इसको रेड ग्राम भी कहा जाता है और तुअर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुअर। रेड ग्राम, तुअर। अरहर को रेड ग्राम और तुअर दोनों कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इक्कीस क्या कह रहा है? अरहर की ICPL 87, अरहर की ICPL 87 प्रजाति कहाँ से विकसित हुई? अरहर की ICPL प्रजाति जो है कहाँ से विकसित हुई? तो कह रहा है ऑप्शन ए पंतनगर विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन बी हिसार विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। और चौथा कह रहा है इक्री सेट हैदराबाद।
तो अरहर की ICPL 87 प्रजाति कहाँ से विकसित हुई? तो वो क्रिसेंट हैदराबाद से। इसको जो है बरानी खेती सेंटर भी यहीं पर है। भारत का जो है बरानी खेती सेंटर भी यहीं पर है। आप इसको नोट कर लीजिए। हैदराबाद में श्री अन्न का भी केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कौन सी फसल को बायोलॉजिकल क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्लाऊ कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कौन सी फसल को जो है बायोलॉजिकल प्लाऊ कहा जाता है। ऑप्शन ए चना, बी अरहर, सी सोयाबीन, डी मूंग। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी होगा। अरहर को जो है बायोलॉजिकल प्लाऊ कहा जाता है, क्योंकि अरहर में इसलिए इसको कहा जाता है कि अरहर की जो जड़ होती है बहुत गहराई तक जाती है और ये फैलती है। जैसे ये मान लीजिए, ये जैसे है अरहर का पौधा है, तो इसकी जड़ें ऐसे 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 पूरा फैली रहती हैं और ज़मीन को जो है तोड़ देती हैं, खोखलापन कर देती हैं फैल करके। तो इसीलिए जो है अरहर को जो है बायोलॉजिकल प्लाऊ कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी फसल में लंबे समय तक खरपतवार का प्रतियोगिता क्या है? प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, कह रहे कौन सी फसल में जो है लंबे समय तक खरपतवार की प्रतियोगिता पाई जाती, नहीं क्रिटिकल कॉम्पिटिटिव जो है पाया जाता है। क्रॉप बीट का जो कंट्रोल का जो है क्रिटिकल पीरियड पाया जाता है। तो ऑप्शन ए मक्का, बी कह रहा है चना, सी अरहर, डी गेहूं। तो सबसे अधिक लंबे समय तक खरपतवार कॉम्पिटिटिव पीरियड जो है क्रॉप बीट क्रिटिकल कॉम्पिटिटिव जो पाया जाता है वो अरहर में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अरहर में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक,
कौन सी फसल का प्रयोग परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के सूचक के तौर पर किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कौन सी फसल का प्रयोग परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के सूचक के तौर पर किया जाता है। ऑप्शन ए मैरीगोल्ड, ठीक है। ऑप्शन बी साफ्लावर, ऑप्शन सी सनफ्लावर जिसको हम सूरजमुखी भी कहते हैं। कह रहा है जो है सोयाबीन। तो कौन सी फसल का प्रयोग परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के सूचक के तौर पर किया जाता है, तो वो होता है सनफ्लावर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? सनफ्लावर का प्रयोग, सनफ्लावर। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित कौन सी फसल के शीघ्र सूखने के कारण जो है पेंट और प्रिंटिंग इंक पेंट और प्रिंटिंग इंक, क्या कह रहा है? पेंट और प्रिंटिंग इंक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि किस फसल के जो होते हैं उनको किस फसल के शीघ्र सूखने के कारण पेंट और प्रिंटिंग इंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अलसी, बी सरसों, सी सूर्यमुखी, डी सोयाबीन। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ये सही होगा। अलसी को जो है शीघ्र सूखने के कारण ही पेंट और प्रिंटिंग इंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको मैंने आज जो है 25 से 30 क्वेश्चन का सॉल्व कराया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछे गए हैं किसी न किसी रूप में।
तो अब आपको अंदाज़ा धीरे धीरे लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं। आप इसको रट लीजिएगा बढ़िया से और याद कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन फंसेंगे जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। देखिएगा आप धीरे धीरे मैं पूरी की पूरी बुक, पूरे के पूरे जो आपका सिलेबस है सब कवर करा दूंगा इसी माध्यम से ही। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।